Hello everyone, welcome to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. So now we'll come to the important news, and the first important news is India reiterates call for a sovereign Palestine state. So जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि there is a war between the Hamas, a terrorist group, and Israel. अब यहाँ पर इंडिया ने yesterday एक ऑपरेशन अजय किया था जिसमें कि अपने जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे जो कि इजराइल में रह रहे थे उनको इवैक्यूएट किया था, वहां से रेस्क्यू किया था. नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ इंडिया regarding the sovereign Palestine. Now we will understand this. What is the meaning of this? Basically यहाँ पर इंडिया ने जो है अपनी जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि इंडिया की पॉलिसी ये है कि इंडिया ऐसा मानती है कि जो पैलेस्तीन है वो एक सॉवरेन स्टेट है. अब यहाँ पर ऐसा इंडिया ने क्यों कहा, उसके पीछे एक रीजन. तो बेसिकली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी बनी थी उसमें इंडिया ने कहा था इंडिया एडॉप्ट करता है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर वर्ल्ड के मोर देन टू कंट्रीज के बीच में कोई वार है या कोई डिस्प्यूट है तो इंडिया उसमें किसी भी ग्रुप का साथ नहीं देगा. जैसे कि अभी पिछले लास्ट 2 years से आप देख रहे हैं कि देयर इज अ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ठीक है, सो इंडिया हैज गुड रिलेशन विद रशिया एज वेल एज विद यूक्रेन. इंडिया ने किसी भी पार्ट को, किसी भी उसको सपोर्ट नहीं किया, किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं किया और ना ही किसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया. सिमिलरली अब जो वार चल रही है तो इट इज बिटवीन द Hamas, a terrorist group, but it is considered that Hamas, a terrorist group, is supported by the Palestine. Okay? And it is also supported by the some of the other Muslim countries like Iran, as per the information available in the news. Now, so India ने अपने इस स्टेटमेंट को रिआइटरेट किया है कि इंडिया के सॉवरेन, इसके पैलेस्टीन के साथ भी कोई मतभेद नहीं है और ना ही इनके साथ कोई बैड रिलेशन है हमारे. तो इसलिए यहाँ पे इंडिया ने कहा है. ठीक है, और इंडिया साथ ही साथ जो इजराइल है उसका भी राइट टू सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करता है. नाउ बिकॉज दिस अटैक वाज डन बाय द हमास ग्रुप फर्स्ट, सो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट Israel has the right to self-defense, and this right of Israel can be referred from Article 51, Article 51 of UN Charter. So this Article 51 of UN Charter gives the right to every state, every sovereign country to self-defense if there is an attack on that particular country. Now we come to next news. India ranks 111 out of 125 countries in hunger index. So basically ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज. इसमें जो जीरो रैंकिंग होती है इसका मतलब है वहां पर कोई हंगर नहीं है. ठीक है, इट इज द बेस्ट रैंकिंग. और जो 100 रैंकिंग होती है इट इज कॉल्ड द वर्स्ट रैंकिंग. ठीक है, तो इसका मतलब वहां ज्यादा प्रॉब्लम है. तो इंडिया से नीचे हंगर इंडेक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो उसमें आते हैं अफगानिस्तान, हेती एंड 12 सब सहारन कंट्रीज. So their condition is worse than India on the GHI. Now we come to next news. Government revoked not to test new vaccine on stray dogs. बेसिकली अर्लियर गवर्नमेंट ने ये परमिशन देती कि जब कोई भी नई वैक्सीन बनती है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल होता है और ट्रायल जनरली जो है वो एनिमल्स पर परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसमें प्रॉब्लम विल बी फेस्ड बाय द एनिमल्स. ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी कि जो नई वैक्सीन है उसका ट्रायल स्ट्रे डॉग्स पर हो सकता है, लेकिन अब उसको वापस ले लिया गया है। अब व्हाई इट हैज बीन टेकन बैक? बिकॉज देखिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल recommended that the stray dogs may be used for a new vaccine trial and challenge studies of vaccine। लेकिन सब्सिक्वेंटली इसको रिवोक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रे डॉग्स आल्सो हैव सम राइट्स। ठीक है, सो देयर इज अ लॉ इन आवर कंट्री दैट इज नोन एज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट। तो अगर हम किसी एनिमल के अगेंस्ट क्रुएलिटी करते हैं तो दैट इज एन ऑफेंस। ठीक है, और अगर किसी स्ट्रे डॉग पर हम किसी न्यू मेडिसिन को ट्राई करेंगे और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके लिए concerned agency may be held liable। Now we come to next news। Batla House encounter High Court spares Ariz Khan death penalty awarded life sentence। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, न्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि टर्म इंपॉर्टेंट है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी क्राइम। ठीक है, सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी। और यहाँ पर न्यूज में कहता है कि हाई कोर्ट स्पेयर्स एरिज खान डेथ पेनल्टी अवार्ड्स लाइफ टर्म, यानी कि यहाँ पर डेथ पेनल्टी ना देकर उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई है। नाउ व्हाट इज दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी? सो देयर इज सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी which defines murder। सेक्शन 300 डिफाइंस मर्डर, दैट व्हाट इज मर्डर, मर्डर क्या है, और मर्डर का जो पनिशमेंट है वो 302 में दिया गया है सेक्शन आईपीसी। अब देयर आर टू पनिशमेंट्स ऑफ मर्डर। वन इज द मिनिमम पनिशमेंट। मिनिमम पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज लाइफ imprisonment and the maximum is the capital punishment। Maximum is the capital punishment and this capital punishment is given in the rarest of the rare category offenses। ठीक है, तो बेसिकली there was a case namely बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वहां पर इस बात को चैलेंज किया गया, इस लीगल पॉइंट को चैलेंज किया गया कि यहाँ पर सेक्शन 302 में दो पनिशमेंट दिए गए हैं, वन इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अदर इज द दिस कैपिटल पनिशमेंट। हियर जज हैज डिस्क्रेशनरी पावर। Discretionary power means suppose अगर if a person has committed the offense of murder, then it is in the hand of the judge or court whether to award that person life imprisonment or to award that person capital punishment। So the constitutional validity of this section was challenged on the ground that this is an arbitrary power under article 14 of constitution of India। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिशन है वो जज का कंप्लीट डिस्क्रिशन है और जज किसी भी मैटर में किसी एक एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और किसी एक एक्यूज्ड को सिमिलर केस में या सिमिलर सिचुएशन के मर्डर में उसको वो फांसी की सजा दे सकते हैं। तो इसको चैलेंज किया गया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन दिया कि कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन तो है लेकिन डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। एंड व्हाट वर दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस? दीज वर द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन ने मर्डर किया है, ठीक है, और मर्डर बहुत ब्रूटल वे में किया है तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी, रादर दैट पर्सन वुड बी लायबल टू बी अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी एंड द केस ऑफ दैट पर्सन विल फॉल विद इन द एक्सप्रेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसने किसी पब्लिक फिगर का मर्डर किया है, पब्लिक फिगर मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर उसने किसी फीमेल का या किसी चाइल्ड का मर्डर किया है और जो चाइल्ड और या फीमेल है वो उससे दया की भीख मांगते हैं, ठीक है, और दे वर नॉट कैपेबल टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट दैट पर्सन, मतलब वो काफी पावरफुल पर्सन था और चाइल्ड और फीमेल जो है उससे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। तो इन सारी सिचुएशंस में ऐसा माना जाता है
कि the person has committed the offense of murder and such person would be liable to be awarded the death penalty. यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, it is the landmark judgment. Now we come to next news. Now again this news is today. Disqualification please. Shinde group seek separate hearing. Uddhav led faction disagree. तो जैसे हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको. सो देयर इज अ 10th schedule in the Constitution of India, और 10th schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment. और 10th schedule बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉज की. इसकी बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉज. एंटी डिफेक्शन लॉज मतलब दल बदल कानून. तो अब अगर कोई पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर कोई इलेक्शन को जीतता है और जीतने के बाद एमएलए या एमपी बनता है, और अगर वो पर्सन इलेक्शन जीतने के बाद कि उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसको हम डिस्क्वालिफिकेशन मानते हैं अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब ये जो केस है, दिस केस इज रिलेटेड टू द स्प्लिट ऑफ द शिवसेना. ठीक है, तो पहले ये जो एकनाथ शिंदे जी हैं, he was the member of शिवसेना. ठीक है, led by the उद्धव ठाकरे, and this political party शिवसेना was formed by उद्धव ठाकरे's father बाला साहब ठाकरे. लेकिन बाद में कुछ एमएलए इनके साथ चले गए और देयर वाज स्प्लिट इन द शिवसेना. नाउ देयर एक्शन or their move to the other political party or creating a separate political party was challenged before the speaker of the legislative assembly. उसी पर अभी हियरिंग चल रही है. ठीक है, और यहाँ पर शिंदे ने डिमांड की है कि उनकी सेपरेट हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन उद्धव ने कहा है कि नो, उनकी सेपरेट हियरिंग नहीं होनी चाहिए. क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे लोग कानून की नजरों में एक होते हैं और कोई एक पार्टी किसी भी प्रकार का कोई प्रिविलेज क्रिएट नहीं कर सकती, प्रिविलेज डिमांड नहीं कर सकती. क्योंकि अगर किसी एक को प्रिविलेज दिया जाता है तो इट विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 of the Constitution of India that recognize equality before law. Now we come to next news. A key step by Bihar to promote better social justice. Now this is important editorial article and it is written by Manoj Kumar Jha. Manoj Kumar Jha is presently the member of parliament, means Rajya Sabha के member हैं, and he belongs to the political party that is the राष्ट्रीय जनता दल. ठीक है, RJD is the political party of लालू प्रसाद यादव. ठीक है, नाउ तो इन्होंने, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे देश में बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है. ठीक है, अब बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, तो उस कास्ट सर्वे के बिहाफ पर ये देखा गया है कि जो एससी, ओबीसी और एसटी लोग हैं वो 84% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, अब अगर हम देखें इस 84% को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में 5 वर्ड लिखे हुए हैं. कौन कौन से वर्ड हैं? और प्रियम्बल स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic और रिपब्लिक. ये 5 वर्ड प्रियम्बल में लिखे हुए. अब हम आते हैं मेन वर्ड पर, दैट इज द सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब होता है एवरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनाएगी. अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमको मिलता है डीपीएसपीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको दिया गया है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक. आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं जा सकते.
ये इसका मतलब क्या है? द नेचर ऑफ डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, उनको उनके अगेंस्ट हम वहां पर नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर 37 में एक वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना इस वर्ड को, नेवरदलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। तो ऑल दो डीपीएसपी जो है हमारे, ऑल दो डीपीएसपी हमारे नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन फिर भी ये जो है डीपीएसपी हमारे फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ ए नेशन, एक किसी भी देश की सरकार के लिए। और वहां पर वर्ड लिखा हुआ है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट। क्या है? 37 क्या वर्ड यूज करता है? वर्ड यूज करता है शैल। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इनकॉर्पोरेट दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग पॉलिसी। अब यहां पर हम आते हैं एडिटोरियल इंफॉर्मेशन पर। तो यहाँ पर जो आज का आर्टिकल है ये रिटन बाय मनोज कुमार झा जी, ये डिस्कस करते हैं कि भी हमारे देश में कास्ट सर्वे क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रीजन दैट वी शुड हैव कास्ट सर्वे इन द कंट्री और इन द कंप्लीट कंट्री, ठीक है। नाउ इसमें हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में पांच चार कास्ट मेनली पाई जाती हैं, लेकिन अभी पांचवी को हमने और इवॉल्व किया है। फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज ओबीसी, थर्ड इज एससी, फोर्थ इज एसटी और पांचवी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो बेसिकली ये जो जनरल है इसको दो भागों में बांट दिया है हमने, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी एंड इकोनॉमिकली वीकर पीपल। अब कंसर्न ये है कि जैसे बिहार में कास्ट सर्वे किया और उससे हमें पता चला कि बिहार में किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन। अब अगर वही सर्वे पूरे देश में किया जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि इट विल हेल्प द गवर्नमेंट इन एनेक्टिंग टारगेटिंग पॉलिसीज, ठीक है। ये सरकार की हेल्प करेगा कि वो टारगेटिंग पॉलिसी बनाए। अब टारगेटिंग पॉलिसी कैसे बनाइए? देखिएगा हमारे देश में जो अलग अलग लोग हैं वो सबका स्टैंडर्ड या सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी तो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास करेक्ट डेटा होगा, ठीक है, तो फिर हमारी सरकार एक टारगेटेड पॉलिसीज बना पाएगी। टारगेटेड पॉलिसीज इन द सेंस कि भाई किस, जैसे मान लिया ओबीसी के लोग हैं, अब ओबीसी में भी बहुत सारी कास्ट आती है, आई थिंक अराउंड 164 कास्ट ओबीसी में फॉल करती हैं। तो किस पर्टिकुलर कास्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है और या कौन सी कास्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सिमिलरली एससी एसटी में बहुत सारी कास्ट आती हैं। सिमिलरली जनरल की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन जनरल की पॉपुलेशन को अगर काउंट किया जाएगा तो उस बेसिस पर भी होगा। तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए एक गवर्नमेंट एक टारगेटेड पॉलिसी बना पाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो लोगों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं, ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुए हैं तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ट्रीट करने का एक बेटर वे क्या है कि कास्ट सेंसस या कास्ट का क्या होगा, कास्ट काउंटिंग होगा, किस कास्ट के कितने लोग देश में एट प्रेजेंट टाइम पर है। सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या कहता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको मना करता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये रिजर्वेशन को तो अलाउ करता है। तो रिजर्वेशन इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। ये बात बहुत ध्यान से समझे आप लोग कि रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देखेंगे आर्टिकल 14 टू 18 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 14 में आर्टिकल 361 में रिजर्वेशन है, किसके लिए? रिजर्वेशन का मतलब हम यहाँ पर एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो एक्सेप्शन किसका है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के रेफरेंस में। लेकिन अगर आप देखें आर्टिकल 15 और 16 में तो यहाँ पर रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन किसके फेवर में है? दिस इज इन द फेवर ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस पीपल, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये प्रॉपर डेटा होगा कि किस कास्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड में क्या है? ह्यूमन राइट्स। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है।
तो अगर किसी पर्सन के साथ केवल कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो ये उस पर्सन का ह्यूमन राइट भी वायलेट होता है। फोर्थ कर देखते हैं हम, सोशल कोहेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन परपेचुएट सोशल डिविजन्स एंड हिंडर सोशल कोहेशन। ठीक है, अब आप देखिएगा क्योंकि हमको रिजर्वेशन क्यों देना पड़ा, रीजन बीइंग दैट कि हमने आर्टिकल 14 तो एनेक्ट कर दिया और आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यहां से तो इक्वलिटी स्टार्ट हो जाती, लेकिन इक्वलिटी स्टार्ट यहां से इसलिए नहीं हुई, क्या हमारे देश के लोग जो जब हम 1947 में आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो क्या सबकी सिचुएशन सिमिलर थी? आंसर इज नो। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत पीछे थे, कुछ लोग थोड़े से फॉरवर्ड थे। तो इसलिए जो पीछे वाले लोग थे, वो पीछे क्यों थे? क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुए थे। ठीक है, तो उस हिस्टोरिकली इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए या उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए इन लोगों को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। तो यहाँ पर ऑथर यही कहना चाहते हैं कि अगर हम एक्यूरेट डेटा होगा या कास्ट सेंसस कराते हैं तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के लिए काम इजी होगा और वो टारगेटेड पॉलिसी सबके लिए बनाएगी। और फिर क्या होगा कि जब हमारी पॉपुलेशन या हमारे देश की सभी कास्ट एक पर्टिकुलर लेवल पर आ जाएंगे तो हम रिजर्वेशन को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि अब मान लिया गवर्नमेंट ने टारगेटेड पॉलिसी बनाई और फिर उस पॉलिसी का इवेल्युएशन भी हो जाएगा कि वेदर दिस पॉलिसी इज इफेक्टिव, और इफेक्टिव है तो कितनी इफेक्टिव है, या इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसको चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट ये होगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगी। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगी मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर होगी कि किस कास्ट को क्या बेनिफिट दिए गए और किस कास्ट को बेनिफिट नहीं दिए गए। अब आज अगर आप देखें तो जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी। अब ओबीसी, एससी और एसटी में क्या सारे ओबीसी, एससी, एसटी भी पुअर लोग हैं? क्या सभी को रिजर्वेशन की आवश्यकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर रिजर्वेशन पूरी कास्ट को दिया जाता है और अगर इसमें सब कास्ट को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी देश के एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं केवल, अगर 10 करोड़ लोगों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, और अगर इसमें से 7 करोड़ लोग वो हैं जिनको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो अगर हम उसके लिए केवल 3 करोड़ को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए ही बेटर पॉलिसीज बनाएं तो आई थिंक इट वुड बी अ टारगेटेड अप्रोच टुवर्ड्स द correction of the historical mistakes or historical problems created with those peoples. Now we come to the next news. Should the 50% legal ceiling on reservation be reconsidered? ठीक है, तो आज की जो न्यूज में है ये कास्ट बेस्ड सेंसस पर कई मतलब टॉपिक्स हैं और कई इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है। ठीक, नाउ वी कम टू दिस। तो पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे, देन वी विल डिस्कस दिस इंफॉर्मेशन विद यू। तो बेसिकली ये 50% लिमिट कहां से आई? ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 14 टू 18 जो है बात करते हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी। 14 टू 18 है, तो जो 14 है इट इज जीनस मानी के रूट, और जो 15, 16, 17, 18 है ये इसकी स्पीसीज है। अब देयर वाज ए डिसीजन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है वो 50% हो सकता है। अब इस सीलिंग लिमिट का मतलब क्या है? सीलिंग लिमिट का मतलब ये है कि देखिए ये जो देश है हमारा इंडिया, ये सभी लोगों का देश है। ठीक है, ये किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है, किसी एक कास्ट के लोगों का नहीं है, सभी का ये देश है। ठीक है, इसके जो रिसोर्सेज हैं उस पर सबका अधिकार है। अब अधिकार किस प्रोपोर्शन में होगा तो दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय द सेंसस। ठीक है, तो मान लिया किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की जो है नंबर ऑफ पीपल हैं वो 30%, तो 30% रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बिलोंग टू दैट कास्ट। ठीक है, नाउ अब ये 50% रिजर्वेशन क्या आता है कि टोटल जो रिजर्वेशन है वो 50% रखा जा सकता है, और अगर 50% से ज्यादा रखेंगे तो इस केस का वायलेशन हो जाएगा। अब इंदिरा साहनी का जो डिसीजन है, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1992,
और इसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस। वी ऑल्सो कॉल इट मंडल कमीशन केस। मंडल कमीशन केस हम इसको बोलते हैं। नाउ अब 50% लिमिट कहता है, लेकिन अब अगर किसी कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या ये 50% लिमिट जस्टिसिएबल है? सो आंसर इज नो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर और करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, वो 84% होती है, ठीक है। अब अगर किसी को कम रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर उसके राइट्स का वायलेशन, ठीक है। क्योंकि देखिएगा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो सभी में है। इवन आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन का बेसिस ये बताता है कि इफ देयर इज नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर सर्विस ऑफ द स्टेट, तो ये उसका क्या होगा, वायलेशन। इसी बिहाफ पर जो हमारे ऑथर हैं, इसमें ये कहते हैं कि भाई जो 50% की सीलिंग लिमिट है इसको रिकंसीडर किया जाना चाहिए। अगर हम इस वैसे देखें, वैसे तो जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A तो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करता है, 16(4) भी जो है वो बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल। तो इसका एक एक्सेप्शन निकाल दिया है 50% रिजर्वेशन का। क्या है वो, कि अगर किसी लास्ट ईयर की, फॉर एग्जांपल 2022 में 100 वैकेंसीज आई, 100 गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। अब 100 गवर्नमेंट वैकेंसीज में, ठीक है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है तो 20% शुड बिलोंग टू द ओबीसी, तभी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर ये फिल नहीं की गई, 20 इसमें से केवल 20% ही फिल की गई, तो फिर क्या होगा, फिर 20% 20 फिल की गई तो 7 बची। अब अगर फिर 2023 में फिर वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, तो ये जो 7 है, यहां पर जो 27 आएंगी फिर से, अगर 100 वैकेंसी है तो 27 ओबीसी की होंगी, तो इनको प्लस नहीं किया जाएगा। तो इट विल नॉट बी 27 प्लस 7 मीन्स 34, नहीं, इसको रीड किया जाएगा 27,7। तो इसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। सो दिस 7 रिमेनिंग 7 विल नॉट फॉल विद इन द लिमिट ऑफ 50%। नाउ वी कम टू ये कास्ट सेंसस इंफॉर्मेशन है। We have already discussed this in detail. India bloc writes to Meta, Google to remain न्यूट्रल अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में अराउंड में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और इट इज आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया था कि इसका नाम है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस में कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ तो इसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकता। अब अगर ये जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, लाइक फेसबुक है ना, यूट्यूब है, इस तरह से व्हाट्सएप है, अब अगर इस पे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई पर्टिकुलर नैरेटिव चलाया जाता है तो इट में अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। इसलिए इसमें कहा गया है कि आप इस मामले में लोकसभा इलेक्शन के मैटर में आप न्यूट्रल रहेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करेंगे और ना ही किसी के अगेंस्ट कुछ आप बोलेंगे। नाउ कोर इशू इज कनाडा बीइंग सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट सेज इंडिया। तो आप जैसे जानते हैं कि देयर इज अ लिटिल बिट बिटरनेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, और ये किस रिगार्डिंग थी, द किलिंग ऑफ नज्जर who used to support खालिस्तान और डिमांड ऑफ खालिस्तान इन इंडिया। अब बाद में एलिगेशन लगाए कनाडा गवर्नमेंट ने कि इसकी किलिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन बाद में उनके कोई एविडेंसेस हमारे अगेंस्ट नहीं मिले। तो यहाँ इंडिया ने अपने स्टेटमेंट को रिआइट्रेट किया है कि वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद द कनाडा, बट द कोर इशू इज दैट इट शुड नॉट सपोर्ट द person who demand the खालिस्तान।
Khalistan, they are demanding a separate state in India, which is not possible because of Article 3. Article 3 of Constitution of India gives Parliament to power to create any state, alter the boundaries of any state. तो ये exclusively power जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में. तो अगर कोई स्टेट डिमांड भी करता है तो तब भी वो केवल पार्लियामेंट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो उसको सेपरेट करना चाहती है या उसकी डिमांड को मानना चाहती है नहीं. सुप्रीम कोर्ट अर्ज वुमेन टू रीथिंक प्ली टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी. तो ये हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था. तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंसर्न वुमेन है, जो पेटिशनर है इस केस में, जो 26 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है, उससे अर्ज किया है कि आप इसके बारे में दोबारा से सोचो. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऑर्डर दे दिया जाए, ठीक है, तो वो इट विल अमाउंट टू द किलिंग ऑफ द फीटस. ठीक है, और कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट किल द फीटस. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. We see that there is an important news. So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. So that's all for today. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.